बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ माहिरीन मौजूद होंगे, डॉक्टर्स मौजूद होंगे। आप कॉल कीजिएगा और आपके जहनों में कोरोना से मुताल्लिक जो भी सवालात हैं वो आप पूछिएगा, इंशाल्लाह जवाबात मिलेंगे आपको। उससे पहले इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल है क्या, ये जानने के लिए ज़रा कुछ राय नहीं, तबसरा नहीं, तज्जिया नहीं, सिर्फ नंबर्स देख लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मामला है क्या। पाकिस्तान में अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,08,000 से ज़्यादा हो गई है। ये ऑफिशियल नंबर है, यानी कि बहुत आराम से जो असल नंबर है वो इससे तो कई गुना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा हो सकता है डॉक्टर से पूछ लेंगे। तो आप याद कीजिए, आज से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि जब एक केस, दो केस, एक मौत, दो मौत आके हम सुनते थे कि यार ये पाकिस्तान में कोरोना आ गया है, एक बंदा बीमार हो गया है, एक बंदा मर गया है। आज 1,08,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। और ये नंबर कितना कम या ज़्यादा है पूरी दुनिया के मुकाबले में, ये आपको आगे कुछ नंबर्स बताएंगे, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सूरत हाल कितनी अच्छी या बुरी है। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में 4,500 से ज़्यादा नए केसेस रजिस्टर हुए हैं। एग्जैक्ट नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 4,646, 4,646, 4,500 से ज़्यादा। मैं राउंड नंबर बता रहा हूँ आपको। पाकिस्तान में कुल अमवात कोरोना से 2,172 हो गई हैं। 2,000 से ज़ायद लोग पाकिस्तान में इंतकाल कर गए हैं कोरोना की वजह से। और सिर्फ पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में कोरोना के नतीजे में 105 अफराद जाँ बहक हो गए। ये पहले दिन से लेके अब तक पाकिस्तान में कोरोना के नतीजे में मरने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद है कि जब 105 अफराद सिर्फ एक दिन में इंतकाल कर गए। यानी आप इसका मिनट्स के हिसाब से लगाएं तो हर कितने मिनट में एक बंदा पाकिस्तान में इंतकाल कर रहा है इस वक्त कोरोना की वजह से। अब आप ये देख लीजिए कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में जो केसेस हैं तकरीबन 1,08,000, अमवात हैं तकरीबन 2,000, तो परसेंटेज बनता है 2%। यानी कि पाकिस्तान में जितने केसेस हैं उनमें से कितने परसेंट लोग मर रहे हैं, 2% अंदाजन। दुनिया भर में ये शरह कितनी है ये हम आपको बता देते हैं। फ्रांस में सबसे ज़्यादा है, फ्रांस में शरह है 15.1%। यानी फ्रांस में अगर 100 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं तो उनमें से 15 लोग मर रहे हैं, 15.1%। बरतानिया दूसरे नंबर पर है 14.4%, इटली 14%। इस एतबार से पाकिस्तान में सूरत हाल इत्मीनान बख्श है, इस एतबार से, लेकिन किस एतबार से नहीं है ये आपको आगे बताएंगे। स्पेन में अगर 100 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं तो उनमें से 12 लोग मर रहे हैं हर 100 में से। अमेरिका में तकरीबन 6%, चाइना 5.5%, चूंकि वहाँ पूरे केसेस ही 84,000 हुए थे तकरीबन। ईरान 4.7%, जर्मनी 4.6%, भारत भी इस मामले में हमसे ज़्यादा है 3.3%, पाकिस्तान 2%, लेकिन बांग्लादेश हमसे कम है जहां 1.5% और श्रीलंका 1%, जो कुल मरीज हैं उनमें से मरने वालों की तादाद। ये तो हो गया ये नंबर। लेकिन अब आइए ये देखिए कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में हर 10 लाख में से कितने लोग मर रहे हैं, हर 1 मिलियन। क्योंकि पाकिस्तान में ये तो मसला है ना कि हम टेस्ट तो बहुत कम कर रहे हैं, टेस्ट होने कितने चाहिए और हो कितने रहे, तो असल मरीज होंगे कितने और रहे कितने, ये भी तो एक मसला है ना। ये जो आपको नंबर बता रहे हैं ये तो खाली ऑफिशियल नंबर बता रहे हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि हर 10 लाख में से कितने लोग मर रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। इस हवाले से बरतानिया का हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा, जहाँ हर 1 मिलियन में से 602 अफराद मर रहे हैं। ठीक है जनाब। उसके बाद बड़े नंबर में से एक नंबर आता है इटली का, जहां हर 10 लाख में से 550 लोग मर रहे हैं तकरीबन। फिर आ जाइए तो इस हवाले से फ्रांस का नंबर है जहां 10 लाख में से तकरीबन 500 लोग, 450 लोग मर रहे हैं। अमेरिका हर 10 लाख में से 500 लोग मर रहे हैं। लेकिन अब आप आइए ज़रा दूसरी तरफ, चाइना में हर 10 लाख में से कितने लोग मरे, 3 लोग। अब आप हमारे खित्ते में आ जाइए ताकि पाकिस्तान की सूरत हाल का आपको अंदाज़ा हो। अब चाइना में 10 लाख में से 3 लोग मर रहे हैं, बांग्लादेश में 10 लाख में से 6 लोग मर रहे हैं, भारत में 10 लाख में से 6 लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान में, अच्छा श्रीलंका में, यह हमारा पूरा खित्ता 10 लाख में से एक से भी कम, यानी कि टेक्निकली स्पीकिंग पॉइंट समथिंग, यानी एक बंदा आप कह दीजिए 10 लाख में से एक इंसान मर रहा है। नेपाल में 10 लाख में से एक इंसान मर रहा है, उससे भी कम। पाकिस्तान में पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा, हर 10 लाख में से 10 अफराद जाँ बहक हो रहे हैं। ये नंबर पाकिस्तान का पूरे खित्ते में है। अब इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहबान की तरफ जाऊं, आप ये भी देख लीजिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एक लेटर लिखा है बाकायदा, और उसमें उन्होंने क्या कहा है सुन लीजिए। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त जो केसेस हैं
कोरोना के, उसमें से 34%, अगेन मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, 34% केसेस पूरे पाकिस्तान के सिर्फ कराची में है, 19% केसेस लाहौर में है, 5.5% पेशावर में और तकरीबन इतने ही केसेस हैं कोयटा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी इदारा सेहत, ये बता रहा है नाज़रीन कि लॉकडाउन को खोलने से पहले जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जो कुछ चीज़ें, जो कुछ शराइत होती हैं जो कि ज़रूर पूरी करनी चाहिए, वो 6 शराइत होती हैं, पाकिस्तान ने उनमें से एक भी पूरी नहीं की है और लॉकडाउन खोल दिया है। पाकिस्तान में पॉजिटिविटी रेट है 24%, यानी कि जितने लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं उनमें से तकरीबन 24% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि रिक्वायर्ड लेवल है 5% का। पाकिस्तान में WHO के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स की तादाद कितनी है? 750, 751 वेंटिलेटर हैं पूरे मुल्क में कोरोना से निमटने के लिए। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, दुनिया भर के ममालिक में जिन ममालिक में कोरोना के केसेस तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस पर डे रिपोर्ट हो रहे हैं, उन टॉप 10 ममालिक में एक मुल्क पाकिस्तान है। और यह भी कहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि पाकिस्तान को रोजाना तकरीबन कम से कम 50,000 टेस्ट करने चाहिए। इस वक्त हम टेस्ट कर रहे हैं तकरीबन 25,000, डबल करने चाहिए, इससे ज्यादा करने चाहिए हमें, डबल। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, वक्फे से लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, या एक स्ट्रैटेजी वो ये सजेस्ट करते हैं कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन हो, फिर 2 हफ्ते खुला हुआ हो, इस अंदाज के लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए पाकिस्तान को। आखिरी एक बात और सुन लीजिए ताकि आपको सूरत हाल का अंदाजा हो। एक और स्टडी हुई है कि जिसके मुताबिक दुनिया में कोरोना के हवाले से खतरनाक ममालिक की एक फहरिस्त बनाई गई है। 200 ममालिक की फहरिस्त बनी है। जो मुल्क नंबर 1 है वो सबसे कम मुतासिर है कोरोना से, जो मुल्क नंबर 200 है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक तस्वुर किया जाएगा कोरोना के एतबार से, ठीक है। नंबर 1 इसमें है स्विट्ज़रलैंड, यानी कि सबसे कम खतरनाक। नंबर 2 है जर्मनी। अब आइए हमारे खत्ते की तरफ, 7वें नंबर का खतरनाक मुल्क है, यानी कि अगेन इसमें जिसका जितना कम नंबर हो उतना अच्छा है, जितना कम नंबर है उतना वो कम खतरनाक है, ठीक है। चाइना का नंबर है 7वां, इंडिया का नंबर है 56वां 56, ईरान का नंबर है 73वां 73, पाकिस्तान का नंबर है 148वां 148। ये इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की, ये आलमी इदारे कह रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये कहूँगा जो बात मैं 2-3 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, अगर आपको एक यहूदी साजिश है, आप बेशक यकीन कर लें आप, क्योंकि अब मतलब इंसान समझा ही सकता है या अपनी राय दे सकता है, लेकिन अगर किसी को लगता है तो अगर वो इस पर ना मानने को तैयार है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है ये अमेरिकी साजिश है, आप ये मान लें। आपको लगता है हुकूमत पाकिस्तान की साजिश है, आप ये मान लें। आपको लगता है हुकूमत पाकिस्तान जानबूझ के बंदे मार रही है ताकि, क्योंकि हर बंदा मारने पर उनको WHO से पैसे मिलते हैं, तो आप ये भी मान लें, अगर आप कोई और बात मानने को तैयार नहीं। लेकिन फिर भी अगर ये यहूदी, अमरीकी, सेहूनी, इसराइली साजिश भी है तो भी ये तो तय है ना कि हाथ मिलाने से ये फैल रहा है, ये तो तय है ना कि मास्क ना पहनने से ये फैल रहा है। तो खुदा का वास्ता है, अगर आपको ये साजिश भी लगता है, अगर आपको ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे बनाने की मशीन भी लगता है, तो भी आप एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करके इन सारी साजिशों को नाकाम बना दें। एहतियात छोड़ना ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, चाहे आपके ख्याल में कोरोना हकीकतन एग्जिस्ट करता है या चाहे आपके ख्याल में कोरोना आलमी साजिश है। हमारे साथ डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर सईद, और बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल हमारे साथ, जनाब डॉक्टर सईद अख्तर साहब CEO हैं पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के और माहिर हैं वबाई अमराज के। जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आप एयरवे न्यूज़ की मुस्तकिल हेडलाइन जो सब भी देख रहे हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, कोरोना के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया हुआ है। शैला अकरम साहिबा हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ताकि हम ये जान सकें कि हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना है आम जिंदगी में घर पर बैठ के, ताकि हमारी इम्यूनिटी तगड़ी हो, ताकि हम कोरोना से बच सकें। ये पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कॉल्स भी कीजिए, लेकिन जावेद अकरम साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे लगता है वी नीड टू गो बैक टू बेसिक्स नाउ। मुझे लगता है कि जिस जमाने में हम बार बार इस बात की तकरार कर रहे थे कि देखो हाथ धो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर इस्तेमाल करो, तब पाकिस्तान में केसेस इतने आए नहीं थे, तो तब लोगों ने इतना संजीदगी से उसको सुना नहीं। और अब जब केसेस बहुत आ गए हैं, तो चूंकि ये बात बहुत दफा हो चुकी है, इसलिए कोई इसको रिपीट नहीं करता। इसलिए मेरा आज आपसे सवाल ये है, आप प्लीज बताइए हम मुझे और हमारी आवाम को, हाथ क्यों धोने हैं, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मास्क क्यों पहनना है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत शुक्रिया वसीम। मैं पहले मैं एक जो आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह इसको पूरे को कूजे को
पूरे दरिया को कूजे में बंद किया। इधर मैं सिर्फ एक करेक्शन करूँगा कि प्लीज आपके प्रोग्राम में याद है आपको, रमज़ान में हम कह रहे थे टेस्टिंग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग, सही है, तो WHO ने भी यही कहा। लेकिन अब देखें ये हर इवॉल्विंग सिचुएशन है, डेवलपिंग सिचुएशन है। जो हम आज कह रहे हैं शायद हम गलत साबित हो जाए। तो अब मैं ये बताऊंगा कि इस वक्त मेरा टेस्टिंग इज़ माय लास्ट प्रायोरिटी, बिकॉज जो जिन बोतल से बाहर आ चुका है, अब इट इज़ ए क्लिनिकल डायग्नोसिस। देखें जब आपको अलामात हैं, आप नहीं भागें टेस्ट कराने के पीछे, ना टेस्ट की ज़रूरत है। खुदा के लिए अपने आप को लॉकडाउन कर लें अपने। तो इसलिए देखें इस वक्त मैं खुद टेस्टिंग से इतनाब कर रहा हूँ। और मैं ऑल्दो गवर्नमेंट कुछ भी कहे, जो इस वक्त लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब आपको अलामात हैं, आप अपने आप को प्लीज़ आइसोलेट कर लें, क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन कर लें, अपने बच्चों से, बीवी से, नौकरों से, दफ्तर भी ना जाएं, कुछ भी ना करें। नंबर 2, जब आपको 12 दिन हो जाए क्वारंटाइन किए हुए, तो क्या सोरा की बात काटूंगा, मुकम्मल कीजिएगा कि ये तो बिल्कुल ठीक है। यानी मैं तो ज़ाहिर है मेरी राय की तो कोई अहमियत नहीं, लेकिन अपने कुछ दोस्तों को जिनको लगा कि यार कोरोना की अलामात है, तो मैंने कहा यार टेस्ट वेस्ट को भी छोड़ो, हो रही है ना खांसी, हो रहा है ना बुखार, तुम ये समझो तुम्हें है और क्वारंटीन कर लो। तो लोगों के लिए तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर WHO या कोई इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कह रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराए ताकि सही नंबर पता चले, ताकि उसके हिसाब से सही इकदाम हों, तो वो तो अपनी जगह ठीक है। ऐसा है, आप इससे एग्री करते हैं या नहीं? सर आई डोंट, बिकॉज WHO ने जब ये कहा था, ये एडवाइजरी अब ये इनवैलिड है। अब यूके में आप देख लें, यूके में केस डेफिनेशन नहीं, यूके ने ये केस डेफिनेशन बदल दी हुई है। हमें अपनी नेशनल वसाइल देख के करना चाहिए। WHO जो भी कह रहा है, WHO ने ये भी कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को बाहर फेंक दें, लेकिन बगैर किसी एविडेंस के। देखें WHO विद ड्यू रिस्पेक्ट ये फंडिंग की तरफ भी देखता है कि फंडिंग कौन कर रहा है और उसको किस तरह उन्होंने मैनिपुलेट करना है। तो इसलिए हमारी अपनी नेशनलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए और हमें लोगों को अननेसेसरीली नहीं, आगे ही वो बहुत खौफ में हैं, उनको सिंपल गाइडलाइन है आपके ज़रिए कह रहा हूँ, तो माने या ना माने उसकी मर्जी है कि वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लें। 12 दिन बाद वायरस शेडिंग ख़त्म हो जाती है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि बीमारी ख़त्म हो गई है, खुदा के लिए ये नहीं है। ये बीमारी महीनों सालों भी चलती है। आपका हो सकता है कि कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव हो 12 दिन बाद, क्योंकि फ्रेगमेंट वायरस की जो रहती हैं वो पॉजिटिव, जब हम एम्पलीफाई करते हैं तो वो हमें पॉजिटिविटी देती हैं, लेकिन आपकी वायरस शेडिंग रुक चुकी होती है 12 दिन के बाद। 12 दिन के बाद आप ईज आउट करके अपनी फैमिली में जाएं, लेकिन एहतियात के साथ। जो आपने कहा, देखें जो आपने बहुत, यानी मैं सर इसको आसान अल्फाज में अगर कह दूं, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अंदर आसान तरीन अल्फाज में बात करें। आज तो आप ये कह रहे हैं कि भाई अब अगर कोरोना के सिम्टम्स महसूस होते हैं तो दौड़ ना लगाएं अस्पताल के लिए टेस्ट कराने के लिए, बल्कि आप समझ लीजिए कि आपको है कोरोना, क्वारंटीन कर लें और तमाम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर लें। 12 दिन बाद, 14 दिन बाद अगर अलामात कम ऐसी महसूस हो तो क्वारंटीन तोड़ दें। यही कहा आपने, सही कह रहा हूं मैं? एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें घर में करें क्या, डॉक्टर शैला बता देंगी डाइट क्या लेंगी। लेकिन मेरी तरफ से ये है कि अपने आप को क्वारंटाइन रखें, और अगर आपको सांस की तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ बुखार है, तो अपनी पैरासीटामोल लें, एस्प्रिन ना लें। और अगर आपको सांस की तकलीफ़ हो रही है और आप कोशिश करें, 3000 रुपये का ऑक्सीमीटर मिल जाता है, पल्स ऑक्सीमीटर, वो उंगली पे लगा लें। अगर आपकी 90% एयर पे सैचुरेशन आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है तो आप घर में आराम से रहें, कोई पैनिक नहीं करें। जो मेन इसका एंड पॉइंट है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, जो आप कभी कभी लगा के उसके न्यूरोटिक ना हो जाएं, कभी कभी लगा के देखते रहें। इफ़ यू आर कंफर्टेबल स्टे होम। 12 दिन के अलामात शुरू होने के बाद यू आर नो मोर इन्फेक्टिव, तो आपकी केस डेफिनेशन है यू कैन ईज आउट योर लॉकडाउन इन योर सेल्फ क्वारंटाइन। ठीक है, ऑक्सीमीटर का दोबारा बता दें, ये किस तरह का आला होता है? 3000 रुपए का आता है, जो कि अगर अफोर्ड कर सकते हो तो कोरोना के पेशेंट को खरीद लेना चाहिए। क्या होता है ये? सर आप वसीम, आपका प्रोग्राम इतना देखा जाता है और आप इतने पॉपुलर हो, खासकर हम लोगों में, कि अब ये महंगा हो जाना है सुबह तक। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम डिस्कस करते हैं तो फंसते हैं। यहाँ तो वसीम बदामी अपनी आउटलेट्स पे रख दे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन ये 3000 मैं अपने ब्रांड की चीज़ों के बारे में यकीन दिलाता हूँ, उनकी कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा मैं, लेकिन बाकियों का क्या करूँ मैं। लेकिन ठीक है, आई अंडरस्टैंड। सर ये भी आप अपना ब्रांड कर लो, इस वक्त जान बचाने वाला मामला है, आप कर लो, अपनी दुकानों पे रख लो, मेहरबानी करोगे, चाइना से इंपोर्ट करो और रख लो। इसकी चूंटी सी होती है, वो उंगली पे लगा देते हैं, कोई नीडल नहीं है, और उसको जब ऑन करेंगे, बैटरी होती है, तो वो आपको बताएगा कि आपकी पल्स रेट कितनी है और आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है एयर पे, हवा पे।
अगर खुदा न खास्ता वो लो हो रही है, 80 से लो हो रही है, ऑब्वियसली यू नीड ऑक्सीजन थेरेपी, फिर देन यू हैव टू बी मूव्ड इनटू हॉस्पिटल। दैट इज़ द अलार्मिंग साइन। अच्छा, इसके अलावा जो आपने सवाल किया कि हाथ क्यों धोने ज़रूरी हैं, देखें हाथों में ये वायरस रहती है, और कई घंटों रहती है, तो हाथ जब आप चेहरे पे ले जाते हैं या दूसरे से मिलाते हैं किसी से, तो उसको ट्रांसफ़र हो जाती है, वो अपने चेहरे पे ले जाती है। पॉइंट ऑफ एंट्री इज़ नोज़ एंड माउथ, सांस के ज़रिए, ड्रॉपलेट के ज़रिए, और ये जाके लंग्स के रिसेप्टर ACE2 में जाके अटैच होती है और फिर वहाँ से कॉम्प्लिकेशन शुरू होती हैं। एक बात और बता दें, इसलिए ये एक बड़ी जिस्म में दाखिल होता है कि वो एक टेलीफोन पर रिंगटोन में कहते हैं अपने नहीं, कान के लिए, कान क्यों कहती हैं टेलीफोन में जब सुंदर, अपने नाक, आंख और कान को महफूज रखें। ये खैर इट्स ओके, कान से नहीं जाता। कान को आप खारिज करेंगे तो ये आपकी उंगली पे आ जाएगी, उसे आपको नाक को खारिज करेंगे तो नाक से ये अंदर चली जाएगी आपकी सांस में। तो इसलिए ये देखें, इसकी ये हमें बड़ी अल्लाह ताला ने एक आजमाइश में डाला है, और उसने ये देखना है कि आप वसीम बदामी क्या कर रहा है, जवेद अकरम क्या कर रहा है, सईद भाई क्या कर रहे हैं, डॉक्टर शैला क्या कर रही हैं। अगर चेहरे में खारिश हो रही हो, इचिंग हो रही हो, तो फिर क्या करें? हाथ तो इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर आप नहीं करें, करके बताइए। नहीं करें, लेकिन कभी-कभी तो आप मतलब सर नहीं करें, खारिश से कोई मरा तो नहीं है कभी आज तक, ना नहीं करें ना सर। अपने आप को प्लीज, रिफ्लेक्स बन गई है ना आपकी, अच्छी बुरी आदतें आपको बदलनी पड़ेंगी इसको कोप करने के लिए। ठीक, चले पॉइंट इसको मैं जरा ये आपकी धोने का मसला, इब्तिदाई बात है आपने बता दी, मैं दोबारा मैं सिर्फ आखिरी 1 मिनट बता दूं कि धोने का मसला ये है कि 20 सेकंड अगर आप इसको किसी भी साबुन से, लिक्विड सोप से धोएंगे और 20 सेकंड नेट पे देख लें हैंड वॉशिंग, तो उससे ये ग्लाइकोप्रोटीन है, बड़ी नाजुक है, उसकी ग्लाइकोप्रोटीन जो सेल वॉल है वो टूट जाती है फ़ौरन, और ये वायरस डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मुंह भी इसी तरह धोएं, वजू करते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रोटेक्टेड रहेंगे। इस पे एक काम मैं ये कर लूँगा कि मैं अपने तौर पर ज़रा नेट वगैरह से देख के कि हाथ ये किस तरह धोना है, मैं एक वीडियो बना के पहले आपसे अप्रूव करा लूँगा। अगर आप कहते हैं ये ठीक है तो फिर मैं भी इसको अपने तौर पर पोस्ट कर दूंगा, ताकि लोग जितना हमारा आपका कंट्रीब्यूशन हो सके अपने तौर पे वो कर लें हम। सईद अख्तर साहब, ट्विटर इधर उधर फैला दो। हाँ, ये कर लेंगे, ठीक है, कल इंशाल्लाह। सईद अख्तर साहब, मैं मेरे बड़े बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ तो ये पेश आने वाला है। हाथ साबुन से धोना या बगैर साबुन से धोना, इन दोनों का इम्पैक्ट एक ही है या नहीं सईद अख्तर साहब? नहीं, मुख्तलिफ है। इसका इम्पैक्ट मुख्तलिफ है कि साबुन से, जैसे जावेद भाई ने कहा है बात, कि उसमें जो केमिकल है साबुन के अंदर, वो उसकी सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साबुन के अगर हम हाथ धोते हैं तो वो बैक्टीरिया को उस तरीके से नहीं मारेगा? बहुत अच्छी बात है, धोइए आप ज़रूर, लेकिन वो जो एक्चुअल साइंटिफिकली जो रिकमेंडेड है वो साबुन के साथ है, या अल्कोहल बेस्ड कोई प्रिपरेशन होनी चाहिए, जैसे जिसमें ये 70% अल्कोहल होता है, वो बैक्टीरियासाइड। लेकिन मैं एक बात वसीम कहना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। जी सर। कि जावेद भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं एज ए क्लिनिशियन। मैं एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी हमें टेस्टिंग करनी चाहिए, और उसकी एक रीज़न है। देखिए, हम जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं वो डेटा ड्रिवन लोग हैं। हमारे सारी जो फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं वो डेटा से होती हैं। सही। तो अगर हमें नंबर्स का नहीं पता चलेगा तो हम कोई नेशनल स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। तो जावेद भाई जो बात कर रहे हैं वो एज ए क्लिनिशियन बात कर रहे हैं, और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं वो। लेकिन मैं एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी 1 to 2% ऑफ एंटायर पॉपुलेशन को एट रैंडम स्क्रीन करना पड़ेगा, टेस्टिंग करके कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है। ओके, बिल्कुल सही पॉइंट है। उससे एक रैंडम सैंपल हमारे पास आएगा, उससे हमें पता चलेगा कि हमने आगे किस डायरेक्शन में जाना है। बिल्कुल सही मुतय्यन करें। पॉइंट है सर। अब ये बता दें सही साहब, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप प्लीज़ इसमें बताइएगा अगर कुछ गलत हो या करेक्ट कीजिएगा, या उसको अगर मजीद कुछ में ऐड करना हो तो, कि भाई हाथ हमने इसलिए धोने हैं कि किसी भी सरफेस पर अगर कोरोना है तो मेरा हाथ अगर वहाँ लग गया और उस हाथ को अगर मैंने अपनी आँख पर, नाक पर या मुँह पर लगाया तो वो कोरोना मुझ में मुंतकिल हो जाएगा। इसलिए जब मैं हाथ धोता रहूँगा तो इसका इम्कान कम हो जाएगा, चूँकि मैं वायरस किल कर दूंगा धो के। नंबर 1। नंबर 2, चेहरे को हाथ इसलिए नहीं लगाना कि वायरस जाएगा ही मेरे अंदर मेरे हाथ के जरिए आंख, नाक या मुंह से, तो इसलिए चेहरे को हाथ नहीं लगाना। नंबर 2, और मास्क इसलिए पहनना है कि ये सही बात नहीं। ये नहीं, पहले इसको बताइए, ठहरिए, इसको करेक्ट कीजिए, आप बताइए। देखिए, एक तो वो हाथ से जाएगा, क्योंकि अगर आपके हाथ में वायरस लगा हुआ है तो वो आप अपनी नाक को या आई भी बहुत बड़ा सरफेस है, लेकिन जो दूसरा बहुत बड़ा जो एक सोर्स है ना इन्फेक्शन का, वो है ड्रॉपलेट्स। जरूरी नहीं है कि वो आपके हाथ से अंदर जाए। तो मिसाल के तौर पे आपके भाई आपके साथ खड़े हुए और उनको कोरोना है, मैंने कहा कि देखें, एक तो आप हाथ लगाएंगे ना, हाथ से आँख,
नाक और मुंह के जरिए वो चीज़ वायरस हमारे अंदर जा सकता है। हाँ। लेकिन उससे भी जो बड़ा ज़्यादा सोर्स है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या एरोसोलाइजेशन, और इसमें अब और भी डेटा आ रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आपके भाई आपके साथ खड़े हुए हैं और वो खांस रहे हैं मसलन, जी, ठीक है ना। अच्छा, एक कंडीशन ये है कि वो खांस रहे हैं और उन्होंने कोई मास्क नहीं पहना हुआ और आपने भी कोई मास्क नहीं पहना हुआ। एक कंडीशन ये है कि उन्होंने मास्क पहना हुआ है, आपने मास्क नहीं पहना हुआ, तो कम से कम जब वो खांसेंगे तो बहुत सारे जो वायरल पार्टिकल्स हैं उनके मास्क में ट्रैप होके और आपके पास वो वायरस कम पहुंचेगा। सही है। अच्छा, उससे भी बेहतर ये होगा कि अगर आपने भी पहना हुआ है तो वो कम से कम हो जाएगा वायरस का लोड जो आप तक पहुंचेगा। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की, जिसमें बड़ा क्लियर डेटा आ गया है वसीम, वो ये है कि एक चीज़ कराती है वायरल लोड, एनवायरनमेंट में वायरस कितना मौजूद है। तो एक समझाने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फ़र्ज़ क्या है कि हम एक कमरे में मैं और आप बैठे हुए हैं और हम दोनों इन्फेक्टेड हैं और हम अपने सांस में 100 वायरस निकाल रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो 200 वायरस हो गए। अब उसी कमरे में 20 लोग और आ गए एकदम, हाँ। और वो भी कुछ इन्फेक्टेड हैं, तो सडनली वही वायरल लोड बढ़ के 2200 पे पहुंच जाएगा। तो ये जो वायरल लोड है ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मर्ज के स्प्रेड करने के अंदर। मैं इसी आ रहा था कि मास्क हमें इसलिए पहनना है कि अगर किसी को वायरस है तो वो जब बात कर रहा है तो थूक के जरिए वो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी मास्क। अगर किसी ने वायरस और उसने मास्क पहना हुआ है तो इस तरह उसके ड्रॉपलेट्स हवा में नहीं जाएंगे, और सेम गोस के सामने वाला जो बंदा खड़ा है अगर उसने भी मास्क पहना हुआ है तो उस तक नहीं पहुंचेंगे, एक हिफाजती दीवार हो जाएगी। ये सही है, इसीलिए आप लोग कहते हैं कि मास्क पहनो। इसीलिए वसीम, अगर सिंगल मोस्ट हम इस पॉइंट पे जो सबसे बड़ी एहतियाती तदबीर है हाथ धोने के बाद, वो ये है कि हम मास्क पहन के रखें हर आदमी। पॉइंट है, ठीक। डॉक्टर शहला अकरम साहब आप बता दीजिएगा, फिर मैं ब्रेक के बाद जरा कॉल्स भी ले लूंगा कि बुनियादी चीजें क्या खानी चाहिए घर में बैठ के ताकि जरा इम्यूनिटी तगड़ी हो तो इससे बचाव के इम्कानात बढ़ सकें। अच्छा, जब आप क्वेश्चंस पर आएंगे ना, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इसमें मौका दिया बोलने का, तो आपने ये भी कंफर्म कर देना है कि हम मास्क कितने दिनों के बाद बदले। मैं लिख लेता हूँ, ये बिल्कुल पूछूंगा। ठीक, ये नहीं कि एक ही मास्क लेके बैठे रहें तो वो तो उल्टा आपको और बीमार करेगा। तो ये भी जरा आप राय ले लें सबसे। बल्कि मेरे साथ एक कॉलर है, इनका सवाल ये मैं सवाल करूंगा आगे, ठीक है। मैं दो साहब को जानता हूँ, रमजान उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पहली रमजान को जो मास्क मैंने देखा वो 29वीं शब को मैंने वही मास्क देखा था उनके चेहरे पे। ये मैं पूछूंगा आपसे, ठीक। वही तो है, हाँ। अच्छा, अब आपने जैसे बात की, देखिए जो लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आप घर में बैठ के और बस बिल्कुल इनएक्टिव सीडेंट्री हो जाएं। हम काफ़ी एक्टिव चलते फिरते रहते हैं। सही है। तो ये जो सीडेंट्री होना है ना, बिल्कुल एक्टिविटी छोड़ दें, इससे इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है। एक ही जगह पे बंद रहने से इम्यूनिटी इफेक्ट होती है। सही है। अगर आप जैसे अपने गार्डन में वॉक करें या सबसे पहले एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। गार्डन में अपने बाग में जाएं, वहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन आप डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस। आप दूर रहें एक दूसरे से, लेकिन वॉक करें, आप ताज़ा हवा में जाएं। जिन लोगों के घर छोटे हैं, बाग की फैसिलिटी नहीं, तो बाहर गली मोहल्ले में से बाग में भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, गली मोहल्ले में जा सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी हाँ, कि आप फ्रेश एयर लें। फ्रेश एयर से इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। ठीक है। नंबर 2 ये है कि जो नींद है ना, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी में। आपने इम्यूनिटी की बात की, तो नींद इज सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग क्या करें, सीडेंट्री में मैंने जनरली देखा है कि लोग सारी रात जाग रहे होते हैं, नथिंग टू डू, और अजीब से टाइमिंग्स पे सो रहे होते हैं दिन में, और वो जो है दैट इज़ अगेंस्ट द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में आपने अपना जो नॉर्मल रूटीन सोने और जागने का है उसको मेंटेन रखना है। जैसे तो ये तो हमारे मज़हब में भी यही है, हमारे कुरान में भी यही है कि रात आराम के लिए और दिन काम के लिए। बिल्कुल है। आप उसी को फॉलो करें, बिकॉज उसके साइंटिफिक भी वजूहात हैं। दोनों बैठे हुए डॉक्टर, साइंटिफिक वजूहात भी हैं कि जो हमारा हार्मोनल बैलेंस है वो मॉर्निंग इवनिंग के साथ वेरिएशन होता है। सही है। तो अगर आप उसको मेंटेन रखें अपने नॉर्मल हैबिट्स में, तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। तीसरा ये है कि अब जो लोग जिनकी बीमारियां हैं, जैसे कोई डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या उनको रीनल प्रॉब्लम्स हैं, तो ये लोगों को चाहिए कि अब इन लोगों को ज़्यादा एहतियात करनी है, और इन लोगों के लिए एक्टिविटी और अपने वज़न के ऊपर बहुत नज़र रखनी है कि ये ना हो कि ये घर बैठे अपना वज़न
बढ़ जाए इनका, जो खासकर ये जिनके अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है उनका भी, और जिनका नहीं भी है उनका भी वजन बढ़ने से इम्यूनिटी माइनस में जाती है। अगर आपने 4 पाउंड वजन एक महीने में बढ़ा लिया, 3 से 4 पाउंड, तो आपकी इम्यूनिटी नेगेटिव हो जाती है, वो पॉजिटिव नहीं होती। इम्यूनिटी डज नॉट कम विद फैट, वो चर्बी चढ़ जाती है ना, आपकी उससे इम्यूनिटी बढ़ती नहीं। मोटा होना इज इक्वल टू हेल्दी होना, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इट मे बी द अदर वे अराउंड है, और इट इज अदर वे अराउंड। इफ यू लूज वेट एंड आपका फैट लेयर कम है तो आपकी इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर हो जाती है। सही है। और फिर हम आते हैं ग़िज़ा पर। ग़िज़ा एक हिस्सा इम्यूनिटी का, टोटल हिस्सा ग़िज़ा नहीं है, ये भी मैं जरा सॉरी मैं आपको यहाँ पर रोक कर, आई एम सॉरी, बस मैं एक ब्रेक ले लूं और यहीं से शुरू करता हूँ कि ग़िज़ा क्या खानी है क्या नहीं, और कॉलर्स भी बहुत सारे कॉल भी लेते हैं, क्विकली कम रह गया लेकिन बहुत सारे सवाल आते हैं। ब्रेक के बाद आगाज करते हैं। खुश आमदीद, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, माजरत खाऊं कि कॉल भी ज़्यादा नहीं ले सके, लेकिन आप लोगों के सवाल थे जो मैं पूछ रहा था। एक सवाल शैला साहब प्लीज़, जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले सोचा था, क्विकली अगर आप 2-3 चीज़ें बता दें कि जो ज़रूर खानी चाहिए घर पे बैठ के, तो फिर ज़रा 3-4 कॉल्स भी ले लेते हैं। जी शैला साहबा। देखें, एक तो मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है ये सजेशन कि आप एक खाना दोपहर और रात में से एक खाने को वेजिटेरियन कर दें, और एक में आप अपना ले लें मुर्गी या मछली या गोश्त, जो भी लेना चाहते हैं। वेजिटेरियन करने से ये होगा कि आपके पास एक बहुत ओपन चॉइस आ जाती है कि आप उसमें फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, सलाद लें, जूसेस लें। ये इससे आपको वो चीज़ें आप ले लेते हैं फिर जैसे लंच में, जो आपका पूरा एक कोटा दिन का पूरा हो जाता है। बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो जैसे लोग बात आजकल बहुत हो रही है गार्लिक की भी, अदरक की भी, अदरक का पानी पिए, फिर कलौंजी की, एंड आई मीन और भी इस तरह की बहुत सारे हर्ब्स हैं। इन हर्ब्स का डायरेक्टली तो कोई ऐसा हमारे पास नहीं है डेटा कि इसका क्या इफेक्ट है आपकी इम्यूनिटी पर, लेकिन इनमें कोई हर्ज भी नहीं है लेने में। अगर लेना है तो ज़रूर लें, इट्स नॉट बैड, मतलब इसका कोई हर्ज भी नहीं है ना पॉजिटिव। मैं ये नहीं कह सकती कि इतना अदरक लोगे तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, लेकिन इट्स अ गुड हैबिट अगर आप लेना चाहते हैं। हाइड्रेशन इस ग़िज़ा के साथ बहुत ज़रूरी है, और हाइड्रेशन कोरोना में भी बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन से मेरी मुराद है कि जो पानी है वो आप उसको इम्पोर्टेंस दें। 12 गिलास दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास उसको इम्पोर्टेंस दें। पानी में आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, नींबू ऐड कर लें, पुदीना ऐड कर लें, मेथी के लीव्स ऐड कर लें। ये आपको एडिड डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, जिसको हम डिटॉक्स वाटर कहते हैं। लिक्विड इंटेक होना चाहिए 12 गिलास कम से कम दिन में। ठीक है, पॉइंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं क्विकली इजाज़त दें, कुछ कॉल्स भी और ठंडा पानी, आखिरी मेरा ये है कि ठंडा पानी कम पिए। गर्मियों में आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर लें। ठीक है, आजकल गर्मी आ रही है तो इसको भी खातिर रखें कि ये ना हो गर्मी के चक्कर में ठंडा पानी। बिल्कुल ठीक है। कौन है जी पहले कॉलर? डेरा गाजी खान से मेरा ख्याल है। जी मजहर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम बिदामी साहब, क्या हाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हुक्म कीजिएगा, सवाल कीजिएगा सर। अल्लाह आपको इज्जत है, आपका बहुत कीमती वक्त है, मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। एक छोटा सा सवाल है। जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मास्क हम यूज कर रहे हैं, जी जी जी, तो इसकी सेंस क्या है, कितनी देर से यूज करना चाहिए? मैंने देखा है कि एक मास्क को हफ्ते तक भी बंदे यूज कर रहे हैं। मैंने महीने वाला देखा है, आप उसे अच्छे रहे, लेकिन आपका सवाल बिल्कुल ठीक आ गया। ये बता दें डॉक्टर सईद साहब, जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट है किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के, और सर इसमें कोई सस्ता नुस्खा भी बताइएगा। चूंकि एक तो बड़ा ठीक है कि आपने डिस्पोजेबल मास्क लिया, 18 रुपए का पहना फेंक दिया, लेकिन जिसको आम आदमी अफोर्ड भी कर सके ना, ये बताइएगा कि मास्क की उम्र। जी देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सबसे बेस्ट मास्क ये है जो आप घर पे बना लें। अच्छा, एक पुराना कोई बनियान देख लें, उसको काट के और आप कोई 10-12 मास्क बना लें और हर डेली उसको धोएं और अपने बच्चों को भी पहनाएं, खुद भी पहनाएं। बहुत जबरदस्त। यानी घर में कोई कपड़ा पड़ा हुआ है पुराना फालतू कोई भी, तो आप उसको काट के मास्क बना लें, धोते रहें। एक ऐसा कपड़ा जो रिलेटिवली थोड़ा सा थिक कपड़ा हो, थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो, जो फिल्टर कर सके चीज़ों को। मलमल का कपड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा कपड़ा होना चाहिए, जैसे बनियान नुमा कोई कपड़ा हो। एक तजवीज़ तो ये होगी। और जो आम जो मास्क आते हैं वो अगर पहन रहे हैं हम, तो वो उसकी लाइफ कितनी होती है, कितने से बाद चेंज कर लेना चाहिए? अगर कोई कपड़े वाला मास्क नहीं है कि उसको अगर दिन में चेंज कर, एक 24 घंटे के बाद उसको चेंज कर लेना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग N95 मास्क लगाते हैं, उसकी लाइफ कितने दिन होती है? सॉरी नहीं, एक मिनट, मैं एक और बात बहुत अहम कह दूं वसीम, कि वो जो आप मास्क
उस मास्क को आप गार्बेज यानी सड़क पे ना फेंकें, उसको वो करें और उसको फिर किसी बांध के किसी जगह पे डिस्पोज करें ताकि वो इन्फेक्शियस चीज़ कहीं फैले नहीं उस चीज़। नॉर्मल डस्टबिन में फेंक दें, ठीक है। लास्ट चीज़ क्या पूछी थी मुझसे? जी, नॉर्मल डस्टबिन में फेंके, उसको बंद करके फेंके किसी उसमें, लूज ना फेंके। ठीक है जावेद भाई, आपने N95 मास्क में बड़ा रिएक्शन का इजहार किया कि कुछ लोग डॉक्टर बने फिर रहे होते हैं, आप N95 पहन रहे होते हैं। वसीम मैंने अभी गाइडलाइन लिखी है मास्क की। हाँ। एक तो हम यूनिवर्सिटी के हेल्थ साइंसेज के एक कैंपेन चला रहे हैं कि हम 1 करोड़ मास्क मुल्क मुफ्त बांटेंगे, जबरदस्त। और वो निचली सतह के ठेले वाले, फ्रूट मार्केट और इनको, और जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं इन सबसे मेरे कांटेक्ट है और ये इसमें हमें बना के दे रहे हैं सिंपल मास्क। तो सबसे ज़्यादा वहाँ ज़रूरत है, मुझे और आपको शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और ट्रांसमिशन बहुत हाई है, जो निचले सतह के लोग हैं, अंदरून सिटी में, स्लम्स में हैं। तो एक तो ये, दूसरा जो आपने N95 और KN95 की बात की, उसका तरीकाकार ये है कि आप 4 मास्क ख़रीद लें। एक मास्क आज आपने पहना है, उसके बीच में एक पर्ची डाल दें, उस पर आज की तारीख लिख दें और उसको वापस उसकी सेलोफिन में, ताकि ऑक्सीजन ना जाए, उसको वहाँ रख दें। तो हर चौथे दिन आप उसके एक रोटेशन बना लें, जो मैंने भी यही किया हुआ है। अच्छा। तो वो चौथे दिन वो फिर आपका कारामद हो जाता है। कांस्टेंट उसको नहीं पहने। लेकिन एक आम आदमी को N95 मास्क पहनना चाहिए या वो आम नॉर्मल मास्क भी पहन लेता है तो काफ़ी है? ये डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए छोड़ दें हम ये मास्क? सर मेरे ख्याल में आम कोई भी सर्जिकल मास्क पहन ले, या जैसे सईद भाई ने कहा कि होममेड मास्क पहन ले, मैकेनिकल बैरियर चाहिए ज़्यादा, दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। लेकिन क्योंकि अगर वो पहनना ही चाहता है तो फिर उसको मास्क एथिक्स लगाएं और मास्क को बार बार हाथ नहीं लगाएं। ये एक बहुत बुरी चीज़ है कि उसको बार बार आप ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो कॉलर ने पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, उसने कहा कि कितनी देर पहनना चाहिए। हाँ। तो मेरे ख्याल में जब आप घर के अंदर हैं, जब आप सो रहे हैं तो नहीं पहने, क्योंकि इससे थोड़ा सा हाइपोक्सिया होता है। अभी लेटेस्ट आज मैंने गाइडलाइंस लिखी हैं जिम्स के लिए, जिम्नेजियम्स के लिए। अच्छा। क्योंकि जिम में लोग नहीं पहन रहे थे। तो क्योंकि ट्रांसमिशन रेट इतना बढ़ गया है इस वक्त, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि अब टेस्टों को छोड़ दें। और सईद भाई ने सही कहा, एपिडेमोलॉजी के लिए ज़रूरी है, लेकिन एपिडेमोलॉजी के लिए सिंपल है कि आप सीवरेज को स्टडी कर लें, सीवरेज में वायरस कंटेंट देख लें कि बाटी से कितना आ रहा है, लोहारी से कितना आ रहा है, DHA से कितना आ रहा है, आपको पता चल जाएगा कि वायरस कहाँ से ज़्यादा आ रही है। तो ये बहाने में भी जाती है और ये बहुत मुल्क। अच्छा, दूसरा ये है कि जो जिम में देखें, आप मास्क पहन के अब करें, लेकिन अगर आप 0 to 100 पे 90 इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे थे तो उसको 60 की कर दें मेहरबानी करके, ताकि इतनी स्टर्नस एक्सरसाइज नहीं करें, क्योंकि ये हाइपोक्सिया करता है। इट इज़ जस्ट लाइक एक्सरसाइजिंग ऑन ए हाई अल्टीट्यूड, क्योंकि रिलेटिव ऑक्सीजन की कमी करता है। कॉल ले लूं, बस एक आधी कॉल हो सकेगी। मुकीद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हुकुम सवाल। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, ये बहुत फ्रूटफुल आपका जो प्रोग्राम चल रहा है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल ये है कि कोरोना पॉजिटिव होने के एग्जैक्ट सिम्टम्स काइंडली बता दीजिए। एग्जैक्ट सिम्टम्स आप क्विकली अगर बता दें, बात बहुत दफा हो चुकी है वैसे। सईद भाई अगर आप क्विकली बस बता दें। अगर देखिए, एग्जैक्ट सिम्टम्स डिलीट करना मुश्किल है, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बुखार चल रहा है, सांस आने में कोई दिक्कत हो रही है, गला ठीक नहीं है, नज़ले के किसी सिम्टम्स हैं, और साथ साथ अगर कोई आपको अनयूजुअल हार्ट के सिम्टम्स हैं, चक्कर आ रहे हैं, विजन में कोई डिस्टर्बेंस है, क्योंकि खून की छोटी नालियाँ भी इसमें बंद होती हैं। सही है। तो बुखार जो है वो बड़ा एक कॉमन चीज़ है जो आपको अलर्ट करता है, और साथ में सांस लेने की दिक्कत है। ठीक है। अब मैडम शहला साहबा, ये सना मक्की के बारे में बता दीजिए। ये एक इसके बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि ये खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, खानी चाहिए तो क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, आप प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, इस पे खैर क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे जोक्स भी आने शुरू हो गए हैं कि ये इसके जोक्स भी हैं। जी हाँ, मैंने देखे डिस्कस। लेकिन इसका ये है कि ये भी एक और हर्ब की तरह है ना। हाँ। तो ये आप जैसे मैंने बताया कि बाकी हर्ब्स हैं उनका कोई नुकसान नहीं है, तो इसी ग्रुप में भी ये फॉल करती है। कोई इसका एक्स्ट्रा कोई हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि ये इफ़ेक्टिव है। ऐसी कोई चीज़ अभी नहीं है हर्ब्स में जो आप मैं कह सकती हूँ कि जो इस वायरस के लिए इसको कम कर सकती है या इसकी अटैक में हेल्प कर। हाँ, ये ऐसी कोई चीज़ अभी एक आखिरी हम कॉल हम कोशिश करेंगे आने वाले में कोई हर्बलिस्ट भी रखेंगे ताकि आपके उससे मुतालिक सवाल भी नाज़रीन के एड्रेस हो सकें। आखिरी कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, जल्दी से अगर सवाल कर लें, बस वक्त खत्म हो गया। अच्छा वसीम भाई, मेरा सवाल ये है कि जो मेरे हस्बैंड है। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आपके हस्बैंड? जी, जो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, ये लोग जॉब पे जाते हैं। तो जब ये लोग मास्क लगाते हैं तो इनको क्या अपना मास्क डेली डिस्पोज करना चाहिए? क्योंकि इन लोगों का तो वो जो सांस सुनते हैं सारा दिन मास्क लगा के, सुबह जो है वो 9 इसका बजे जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि डॉक्टर साहब तस्दीक फरमा दीजिएगा अगर मैं गलत कहूँ तो। वो कहते हैं कि अगर आप कोई भी आम मास्क पहन रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसको हर रोज जरूर चेंज करें। अगर N95 मास्क है तो हर चौथे दिन, यानी आप 4 मास्क ले लें और फिर हर दूसरे दिन एक नया मास्क इस्तेमाल करें उन्हीं 4 में से। वरना आसान तरीन और सस्ता तरीन तरीका है कोई भी कपड़े का मास्क पहन लें, बेशक वो घर पे बना लें, और उसको धो लें और सुबह फिर वही वाला मास्क इस्तेमाल कर लें। ऐसे ही डॉक्टर जावेद साहब, सईद साहब, मैंने सही कहा? बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को जहमत देते रहेंगे ताकि लोगों के सवाल हम एड्रेस करते रहें। एक हम बात कंक्लूड करते हैं पर जाते थे मैं सिर्फ यही कहूँगा, ये मेरे हाथ में पेपर है जो कि इस प्रोग्राम की शुरू होने से कुछ देर पहले का है, और अभी ये मेरे हाथ में फ़ोन है जिसमें रियल टाइम डेटा आ रहा है। तो कोरोना केसेस की तादाद ऑफिशियली पाकिस्तान में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो उससे कुछ देर पहले थी 1,07,853, अभी है 1,08,317। यानी कि जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था और अभी जब हमने प्रोग्राम ख़त्म किया है तब तक पाकिस्तान में कोरोना पेशेंट्स की तादाद इतनी बढ़ गई है। 1,07,853 था, अब 1,08,317 हो गया है। ये इतनी तेज़ी से ये चीज़ फैल रही है। मैं आखिर में फिर वही बात करूँगा, आपकी कोरोना के बारे में कोई भी राय हो, आपकी ये राय हो कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक मर्ज़ है या आपको लगे दुनिया की सबसे बड़ी साजिश है, दोनों सूरतों में एहतियात करें। मर्ज़ लगता है, एहतियात करके मर्ज़ को शिकस्त दें। साजिश लगती है, एहतियात करके साजिश को नाकाम बना दें। अल्लाह हाफ़िज़।